अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, बजट की क्योंकि आमद है और कल बिल आखिर मच टॉक्ड अबाउट वफाकी बजट पेश होने जा रहा है असेंबली में बतौर फाइनेंस बिल। ऑफ कोर्स फिर जाहिर है इसके ऊपर पूरी जो डिबेट है उसका आगाज होगा मंडे ऑनवर्ड्स, और फिर बताया जाता है कि इस महीने के जाहिर है आखिर तक एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंस बिल के ऊपर वोट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट नाजरीन, आज बाकायदा तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया। इक्तसादी सर्वे 2021 के हवाले से नाजरीन पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से वी शेप्ड रिकवरी का खासा जिक्र हमने सुना है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में क्योंकि पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया है अमिड द कोविड सिनेरियो, तो लिहाजा 3.94% की ग्रोथ के साथ, जिसके ऊपर बड़े सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रोथ रेट है, हम क्योंकि एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया क्योंकि कोविड सिनेरियो से गुजरी है और कोविड से निकली है। रिलेटिवली पाकिस्तान ने बेहतर, पाकिस्तान की मीशत ने कोविड के होते हुए भी पिछले साल परफॉर्म किया था एज कम्पेयर टू मोस्ट कंट्रीज। लेकिन इसके बावजूद नाजरीन जो जो एक डिसमल ट्रेंड था यकीनन वो कोविड के होते हुए नजर आया था। उसके बाद से नाजरीन 3.94% का जो ग्रोथ रेट बताया जा रहा है उसके हवाले से बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, और आज ये जो इक्तसादी रिपोर्ट पेश की गई है जनाब शौकत तरीन की तरफ से, उसमें भी इस दोबारा से इन तमाम चीज़ों को रीआइटरेट किया गया है। ये भी बताया गया कि जो IMF की सख्त शराइत हैं बिलखुसूस बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से उनको नहीं माना जाएगा। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको फर्दर बर्डन नहीं किया जाएगा और टैक्स बढ़ाने के लिए नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। प्राइमरीली होना भी इसी तरह से चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ इन्हिसार हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस की नफी हो, वगैरह वगैरह। क्या ये चीज़ें हमें इस मौजूदा बजट में नजर आएंगी? और बजट का जो हदफ जो टैक्स के हवाले से है वो कितना अचीवेबल है? ये जो वी शेप्ड रिकवरी की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हों और उनके हवाले से भी हम एक जो कलेक्टिव बात है वो करें। लेकिन तमाम बातों की तरफ और अपने पैनल की तरफ रुख करने से पहले नाजरीन, जनाब राना इफ्तिखार साहब जो हमारे कॉलीग हैं उन्होंने इसकी पूरी चीज़ के ऊपर और आज ये इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले ये मुलाहिजा कीजिए, फिर हम पैनल की तरफ आते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने हुकूमती टीम के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रवां माली साल की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमत के दूर अंदेश फैसलों की वजह से माशी बहाली हुई, करंट अकाउंट 10 माह से सरप्लस है और मीशत के तमाम शोबों में नुमायां बेहतरी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने एक बहुत ही मुस्बत ग्रोथ दिखाई, जिसको तकरीबन 9%। एग्रीकल्चर जो है वो तकरीबन 2.77% उसने ग्रो किया, लेकिन बाकी जो 4 फसलें थीं, वीट, राइस, शुगर केन, मेज़ वगैरह, काफ़ी उसमें बम्पर क्रॉप्स आई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैक्स वसूलियों और तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दामात से कर्जों में नुमायां कमी आ रही है। इस वक्त जो रेमिटेंसेज हैं वो ऑलरेडी 26 बिलियन से तजावज़ कर गई हैं और हमारा ख्याल है कि ये तकरीबन $29 बिलियन होंगी। ग्रॉशन डिजिटल अकाउंट भी खुले जिसमें $1 बिलियन से ज़्यादा आ चुका है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, जो 7 बिलियन पे चले गए थे 2018-19 में, अब वो कुछ $16 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि 4 साल का एक बुलंद तरीन फिगर है। FBR की जो टैक्स कलेक्शन है 11 महीनों के बीच में हम 4 तकरीबन 2 ट्रिलियन पे पहुंच गए, जो कि पिछले साल से 18% ज़्यादा है। मार्च एंड में कुछ 38 ट्रिलियन रुपया आपका डेट है टोटल, और उसमें से 25 ट्रिलियन जो है वो लोकल डेट है और तकरीबन 12.5 जो ट्रिलियन है वो फॉरेन डेट है। और ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल से सिर्फ 1.7 ट्रिलियन। 19-20 में वो बढ़ा था 3.7 ट्रिलियन से। सो इस दफा की जो ग्रोथ है वो पिछले साल की ग्रोथ से आधी है। शौकत तरीन ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने और गुर्बत में कमी के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस वक्त जो महंगाई को रोकने के लिए अपनी तरफ से जो ये प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, 4-5 बड़ी कमोडिटीज जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो है यूज़ करते हैं, वीट, शुगर, घी, दालें, ताकि जब कोई होल्डर जो है या प्रॉफिट करने वाले जो हैं वो जब करने की कोशिश करेंगे तो हम जाके मार्केट को फ्लड करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम कहते हैं जिसमें तकरीबन 8,500-9,000 लोग इस वक्त
मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब पिसा है और इस 74 सालों में गरीब पिसा है, इस दफ़ा ये बहुत बड़ी जो स्टोरी होगी वो ये होगी कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सीपैक के तहत ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खसारे में जाने वाले इदारों की महलावार निजकारी की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आइंदा बजट में बरामदी शोबे पर खास तवज्जो दी जाएगी। कोरोना वबा, लॉकडाउन और दूसरे चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इक़्तिसादी बहाली और माशी अहदाफ के हसूल में कामयाब रही। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाजरीन, ये इक्तिसादी रिपोर्ट के हवाले से, सर्वे के हवाले से ये हमारी खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। तमाम स्टेटिस्टिक्स से जनाब शौकत तरीन ने आज इस पूरे सर्वे को प्रेजेंट करते हुए आगाह किया। अगर ब्रॉडली स्पीकिंग नाजरीन बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, मुस्बत ट्रेंड्स हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि बिल्कुल एक सरप्राइजिंग रिकवरी पाकिस्तान की मईशत ने एज फार एज मैक्रो इकोनॉमीज कंसर्न देखी है। अलबत्ता ये कि इसके ऊपर भी एक पूरा एक डिबेट है जो कि जनरेट हुआ है, लेकिन नाजरीन जो इन्फ्लेशन के हवाले से ट्रेंड्स हैं उनका भी जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि महंगाई चूंकि डबल डिजिट है और यकीनन ये एक एरिया है जहां पर हमें एड्रेस करना होगा, ख्वाह गवर्नेंस के एतबार से हो या दीगर पैरामीटर्स पर हो। तो ये भी अश्योर कराया गया है कि इस हवाले से हुकूमत अब आगे अपनी हिकमत अमली जो है वो तश्कील देगी और गरीब तबके को उनकी ज़िंदगी, मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। और सुना ये जा रहा है नाजरीन, इसमें काफ़ी ये रिपोर्ट्स ये इंडोर्स करती हुई नज़र आ रही हैं कि जो सैलरीड क्लास हैं या जो पेंशनर्स हैं, जो पिछले बजट्स में उनको जो इजाफा नहीं मिला था, इस मरतबा वो भी अच्छी बात है कि मुतवक्के है कि दिया जाएगा। और ये चीज़ें वफाकी बजट और जो दीगर जो सूबाई बजट कॉन्सिक्वेंटली होंगे उनमें भी इस हवाले से यही रिपोर्ट्स अभी फ़िलहाल मौजूद हैं। सीधा पैनल का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब ये तमाम चीज़ें किस तरह से मटीरियलाइज होती हुई नज़र आएंगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमी, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छाई है, किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम ट्रांसलेट कर पाएंगे थ्रू आर मेजर्स, ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल है जो कि गालिबन इस बजट को सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस बजट को ये एड्रेस करनी होगी। एडवोकेट सैयद तौकीर बुखारी साहब मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं। एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट के और फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन। वेलकम ऑन बोर्ड तौकीर साहब। हसान खावर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप और इन तमाम अहवाल से अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे, हमारी रहनुमाई अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड हसान साहब। और हसान साहब, आप ही से अगर बात का आगाज़ करें, बताइएगा, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स हैं, जैसे कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में ये सारे फिगर्स बताए हैं। रिजर्व्स भी खासी अच्छी सूरत हाल दिखा रहे हैं, 16 बिलियन पर इस वक्त हमारे रिजर्व्स हैं। अब माइक्रो इकोनॉमी का जो इससे ताल्लुक है या जो वहाँ पर ट्रांसलेशन है, किस तरह से आप समझते हैं ये बजट कर पाएगा और क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत वक्त होंगी? जी शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये अगर बजट अच्छा है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और ये आवाम दोस्त बजट है तो उसका आम आदमी की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। देखिए, आम आदमी जो है उस पर क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है। अगर तो वो सरकारी मुलाजिम है तो जाहिर है कि तनख्वाह और पेंशन होगी। अगर वो कोई गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता है या बस में सफ़र करता है तो पेट्रोल की कीमत है, फिर बिजली और गैस की कीमतें हैं, और फिर अशाए खुर्दनोश जो है आपकी सब्ज़ी, फल, गोश्त, आटा, दाल, चीनी, उसकी कीमतें हैं। और उसके बाद अगर कोई चीज़ आती है तो फिर वो ये है कि उसके जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे क्या तरक्याती काम हो रहे हैं और क्या नहीं है। तो इसकी हम कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, एक तो ये है कि हम पिछले 1-1.5-2 साल में बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं और पिछला साल जो था वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से एक टर्बुलेंस का साल था, एक क्राइसिस का साल था। तो अब पाकिस्तान उससे निकल रहा है, लेकिन हमारे जो तरक्याती काम थे वो बहुत पीछे रह गए इस मुल्क में। पूरी दुनिया में ऐसे हुआ और पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ। तो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस दफ़ा 900 अरब का PSDP दे रही है वफाकी हुकूमत, जो कि पिछले साल से खातिर ख्वाह इजाफा है। कुछ 600-650 अरब के करीब उन्होंने क्लोज़ किया है, जिसका मतलब ये है कि ये पैसा ना सिर्फ तरक्याती कामों में खर्च होगा बल्कि ये पैसा इकॉनमी में पंप होगा और उससे ज़ाहिर है रोज़गार के मौके जनरेट होंगे, तरक्की होगी। ये है। दूसरा, जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने पहले दिन से ये स्टांस लिया कि बजाय कि IMF जितना भी इंसिस्ट करे हमने बिजली और गैस के नर्ख नहीं बढ़ाने, और अभी तक वो स्ट्रेटजी पे कायम है। अगर वो इस पे कायम रहते हैं उनका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्कुलर डेट को मैनेज करना, लेकिन बहरहाल आवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि आवाम को ये बोझ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी ये खुशखबरी है।
तीसरी बात आ गई फ्यूल की। अच्छा, फ्यूल बड़े अरसे से आलमी मंडी में प्राइस बढ़ रही है जी। और आपने देखा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो अब घटते घटते बहुत नीचे आ गई, तो गवर्नमेंट के पास कुशन उसको एब्जॉर्ब ओबरा ने करने बार का। बार तजवीज़ दी लेकिन उसके बावजूद भी नई प्राइस बढ़ाई गई। जी बिल्कुल, तो वो कुशन बहुत कम रह गया है, लेकिन कोशिश मेरा ख्याल है हुकूमत की ये है कि वो भी ना बढ़ाई जाए। तो मेरे ख्याल में महंगाई के हवाले से कुछ बातें हैं, लेकिन एक बात जो हमें जहन में रखनी है, जब ग्रोथ आएगी तो महंगाई का प्रेशर जारी रहेगा और अगले साल में महंगाई की फोरकास्ट भी है। और आज वज़ीर ख़जाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी है कि हमें कुछ हद तक तो हम प्राइस को रोक सकते हैं, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे काम करना है, यानी कि प्राइस कंट्रोल पे काम करना है, एग्रीकल्चर मार्केट पे काम करना है, मिडिल मैन पे काम करना है। ये बड़े गौर तलब काम है और ये मुश्किल काम है। गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज इसके में जी बिल्कुल, ये यही उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि जी हमें गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर भी काम करना है और ये अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें क्या प्लान देती है। तौकीर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये तो जाहिर है एक अपहिल टास्क है कि गवर्नेंस रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पर इन तमाम मसाइल को एड्रेस करके कोशिश ये है कि महंगाई का बावजूद इसके कि बताया जा रहा है प्रेशर है, और जाहिर है उसमें एक बहुत अहम किरदार इस चीज़ का भी है कि रुपया चूँकि अब असल कदर पर अपनी है, तो लिहाजा जो हमारी जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर तो इसका एक लाजिम व मलजूम इफेक्ट है। बताइए कि जो टैक्सेशन अहदाफ हैं, हर मरतबा हम देखते हैं टारगेट रिवाइज डाउन किया जाता है जब उसको नहीं हम मीट कर पाते हैं या कोई मिनी बजट्स वगैरह आ जाते हैं, एमनेस्टी आ जाती हैं वगैरह वगैरह। इस दफ़ा आपका क्या इस पे फोरकास्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं पीटीवी और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूरी समझूंगा उस पर बात करना कि जो गुज़श्ता 2 साल पाकिस्तानी इकानमी ने गुजारे हैं और उस पर यह कहना बजा होगा कि इस पे खुदा ताला की खुसूसी रहमत और खुसूसी बरकत और जो पॉलिसीज़ वगैरह थी उनका इस पे सारी कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया में इस कोविड ने जो तबाही मचाई, सारा कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चंद ममालिक में ऐसा है कि जो उन दीगर ममालिक जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ और दीगर कंट्रीज़ है उससे बेहतर सर्वाइव कर रहे हैं। इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल दौर में जो गुज़श्ता कोविड का सारा पीरियड देखें, तो जो आपने टारगेट का क्वेश्चन किया, टारगेट जो हमारा टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो 4.9 ट्रिलियन था गालबन। तो मई में जो क्लोज हुआ, मई का मंथ, उस पे हम 4.2 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। और होपफुली हर साल चूँकि जून में जो रिकवरीज हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो एफबीआर के एम्प्लॉइज़ हैं और जो वहाँ पे मशीनरी है वो उस पर कवर करती है। राइट, तौकीर साहब अलाउ मी, मैं वापस नाज़रीन आती हूँ ज़ाहिर है पूरे इस डिस्कशन की तरफ। एक क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए जैसे अभी तौकीर साहब ने बताया, तौकीर साहब की तरफ वापस जाते हैं। तौकीर साहब, एक तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, मुकम्मल करें इससे पहले जो आप नुक्ता फरमा रहे थे, और दूसरा ये भी इजाफी तौर पे बताएं कि इस मरतबा हदफ या जो भी अहदाफ सेट किए गए हैं वो मिल जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, या फिर कोई हम रिवाइज डाउन करेंगे टारगेट, और क्योंकि ये अमूमी चीज़ें हैं, होती रहती हैं। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं जो 2021 का जो टारगेट है जो अभी 30 जून को मुकम्मल हो रहा है पीरियड, उसकी बात करूंगा। 4.2 का जो आपने जैसे जी बताया, जो yes. 4.2 31 मई तक कलेक्शन हो चुकी है। इसमें एक बात मैं करना इंतहाई ज़रूरी समझूंगा कि जब ये टारगेट फिक्स किया गया, लास्ट बजट में रखा गया, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि ये टारगेट पूरा नहीं होगा। जो कोविड के हालात थे, जो उस वक्त पोजीशन थी पाकिस्तान में कोविड की वजह से इकानमी की, तो हम बिल्कुल यकीन रखते थे कि ये पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूँगा अपने FPR के एम्प्लॉज़ की। मैं आपको यहाँ तक बताऊँगा कि हमारे चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद जो इनकम टैक्स के हैं, उनकी इस कोविड में 2 महीने पहले डेथ हुई। हमारे इस्लामाबाद के 2 कमिश्नर इंतहाई डेंजर जोन से जाके कोविड की वजह से वापस आए, और इसके बावजूद उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके इस टारगेट तक पहुँचे हैं 4.2 बिलियन, ये ट्रिलियन। ये कोई आसान काम नहीं है जो FPR ने किया। बिल्कुल मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, और उस पर उनकी वाकई कंट्रीब्यूशन है। बेशुमार लोग की डेथ हुई, एक पूरी लिस्ट है इसमें, सीनियर ऑफिसर से लेके हमारे इंस्पेक्टर्स तक की। अब चूँकि जून है, और जून में जो होपफुली हम देख रहे हैं जो पीछे रह गया 4.9 और 4.2 के दरमियान जो डिफरेंस है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा। अच्छा, अब आपकी नेक्स्ट जो अभी 5.9 गालबन इस दफ़ा होगा जो टारगेट होगा, जो इस वक्त रेवेन्यू ट्रेंड्स जा रहे हैं इकानमी के, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा टारगेट होगा। और जो इस वक्त मोराल है हमारे FPR के ऑफिसर्स का, कोविड के बावजूद वो आज भी रात 10-10 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई मुश्किल होगी जो हमारे ट्रेंड्स जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ जो बज़ाहिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो वज़ीर ख़जाना साहब ने की, उसमें उन्होंने फरमाया कि हम विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं उनको ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर ये काम हो जाए तो पाकिस्तान का टैक्सेशन का सिस्टम सीधा हो जाएगा। इस पर किसी वक्त आप अगर इजाज़त देंगे तो मैं डिटेल्स बताऊंगा कि वो विद होल्डिंग टैक्स पाकिस्तान की इकानमी को किस तरीके से खा रहे हैं। सही सही। और इसी तरह उन्होंने टर्नओवर टैक्स के हवाले से बात की कि जितने टर्नओवर टैक्स हैं वो हम इस बजट में इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, और अल्लाह करे कि कल ऐसा ही हो। और अगर ये दोनों चीज़ें हुई तो ये एक नई नवीद होगी इस टैक्सेशन सिस्टम के लिए। राइट। और जाहिर है टैक्सेशन के सिस्टम के हवाले से बहुत सारी और दीगर बातें हैं कि नए टैक्स पेयर्स अगर हमने लाने हैं सिस्टम में, तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन और ये दीगर जो बातें हैं, ये भी तौकीर साहब हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हसन साहब, बिफोर वी गो बैक टू तौकीर साहब, हुकूमत ने आज खुद ये कहा कि इकॉनमी ने उनकी अपनी तवक्कुआत से, IMF और वर्ल्ड बैंक तो छोड़ें, लेकिन अपनी तवक्कुआत से भी बेहतर परफॉर्म किया है, और अपना जो एस्टिमेट था 2.1% का, उसको भी सरपास किया है।
इसके ऊपर आपको पता है काफ़ी डिबेट ऑलरेडी जनरेटेड है और इसमें तमाम खास तौर पर सियासी एतबार से इस पर बड़ी डिबेट चल रही है। ऑपोजिशन नहीं मानने को तैयार कि ऐसा हुआ है, हुकूमत इसमें फिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें 3.94% और ये तमाम ग्रोथ रेट। हाउ डू यू सी दिस इन योर न्यूट्रल ओपिनियन? जी देखिए, ये जो नंबर है ना 3.9% का, ये बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि पिछले साल पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक की, पूरी दुनिया में श्रिंक की, इकॉनमीज हमारी भी श्रिंक की। अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो देखिए 2.6% के हिसाब से साल की बढ़ती है, तो 2 साल में पॉपुलेशन भी बढ़ी है, पहली तो बात ये है। हमारी बेस काफ़ी श्रिंक कर गई थी पिछली दफ़ा का, वो भी एक इफ़ेक्ट है। अच्छा, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें और इस 3.9% को ज़रा अनपैक करें तो हमें पता चलेगा कि 2 चीज़ें हैं जो इस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है और एक रिटेल एंड होलसेल ट्रेड की है। ये मिला के तकरीबन आप समझिए कि कोई 2.5-3% यहाँ से आ रहा है और बाकी तमाम चीज़ों से 1% आ रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हुकूमत ने लातादाद स्टेप्स लिए, आपको पता है, बिजली की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, स्टेट बैंक ने LTFF लेके आया, टर्फ लेके आया। अच्छा, उसके जो नताइज थे वो हमारे सामने भी हैं, क्योंकि हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आता रहा वो भी हमें ये बताता रहा कि इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, फार्मास्यूटिकल्स का भी अच्छा टाइम था, गाड़ियाँ बुक कराने वाले भी ये कहते हैं कि हम गाड़ी बुक कराने जाते हैं तो 6-6 महीने का टाइम ओवर बुकड है। तो हमें ये नज़र भी आ रहा था। अच्छा, इसी तरह जो हाउसिंग का पैकेज था उससे सीमेंट और जो एलाइड इंडस्ट्री थी उसको ग्रोथ मिली। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे तो किसी को, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शुबा है कि ये नंबर में कोई गलती हो सकती है। अब हम आते हैं रिटेल और होलसेल ट्रेड की तरफ। इसमें देखें कि 1.2 ट्रिलियन का हुकूमत ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है वो पैसे भी इकॉनमी में पंप हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आज शौकत साहब ने बताया कि हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो तकरीबन 30% बढ़ रही हैं और बढ़ चुकी हैं और बढ़ेंगी भी। तो ये अगर कोई आप समझिए कि 4-5-6 अरब डॉलर ये ज़्यादा आया तो 1 ट्रिलियन रुपया ये है जो इकॉनमी में आया है। अब जब पैसा इकॉनमी में आता है तो या लोग कंज्यूम करते हैं या उसे इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो ये कंजम्पशन ये जो रेमिटेंस के हवाले से ट्रेंड है इस पे जरा मजीद बताएं कि ये आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह बनी कि रेमिटेंसेस में काफ़ी अच्छा हम लोगों ने एक इजाफा देखा है और ये आपको सस्टेनेबल भी लगता है? इसके रीजंस आप क्या कहेंगे? देखिए, 3 बुनियादी रीजंस हैं जो लोग बात करते हैं। एक रीज़न है कोविड फैक्टर, और कोविड फैक्टर का मतलब ये है कि लोग क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सके कोविड की वजह से, तो जो कैश वो जेबों में रख के लाते थे वो भी उनको भिजवाना पड़ा फॉर्मल चैनल से, तो ये एक कोविड फैक्टर है। आई सी, यस। दूसरा फैक्टर है FATF। आपको पता है FATF का एक्शन प्लान हुकूमत इंप्लीमेंट कर रही है और पिछले 2 साल से बड़ी सख्ती है। हवाला हुंडी के ऊपर बहुत क्रैकडाउन हुआ है, इनफॉर्मल चैनल्स के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टेम्प्ट हुए हैं कि अच्छा हम पैसे जो हैं वो फॉर्मल चैनल से भेजें। तीसरी जो चीज़ है वो PTI गवर्नमेंट और PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी खान साहब की क्योंकि सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा है बाहर, तो ये एक इमरान खान फैक्टर भी है जिसकी वजह से रेमिटेंसेज आ रही हैं। अब ये अगले साल जब कोविड चला जाएगा इंशाल्लाह तो फिर हम देखेंगे कि ये कितना बढ़े। मेरा ख्याल है कि 30% का हम शायद जो इंक्रीज़ है वो मेंटेन नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल पहले से फ़र्क होगा। और हसन साहब, क्या आप आर्ग्यूएबली ये बात भी इसका एक फैक्टर समझते हैं कि चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है हेयर एट होम, तो जाहिर है जो पैसे भेजा करते थे ओवरसीज पाकिस्तानीज एक्सपैट्स हमारे, वो ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं? देखिए, वो भी एक होता है, बिल्कुल उसका भी फैक्टर है, लेकिन आप ये भी देखें ना कि पिछले 2 साल पहले हमारी करेंसी कितनी डीवैल्यू भी हुई है, तो वही ज़र मुबादला जो लोग पहले भेजते थे अब उससे लोग इधर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। डीवैल्यूएशन मैसिव हुई है 2 साल पहले। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन वाला इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, वो उसका भी कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जनरली। ठीक है, यानी कि आपको ये 3.94 आपने दोनों एतबार से बताया, रिटेल एज वेल एज LSM। तो तौकीर साहब, एक तो FATF की भी बात की है हसन साहब ने। FATF के बारे में आज भी ये प्रेस टॉक और ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हुए ये बात की गई। जनाब शौकत तरीन ने कहा कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि FATF में आगे हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, और ऑलरेडी बात दुरुस्त है कि हम काफ़ी उसकी कंप्लाइंस में कर रहे हैं चीज़ें। आपको पता है काफ़ी चीज़ें इसमें जो हमारा जो लीगल एक पूरा फ्रेमवर्क है उसकी वजह से भी हैं, चूँकि बार बार ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल्स के खिलाफ एक्शन ये इंसिस्टेंस एक आती है FATF की तरफ से। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? आप क्या देखते हैं पाकिस्तान ने कितना किया है और क्या कुछ हम अगर मजीद कर सकते हैं? तो इसमें आपके सवाल के जवाब के साथ इससे पहला जो आपने क्वेश्चन किया रिगार्डिंग फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, ये दोनों को अगर इकट्ठा करके मैं जवाब दूं तो मैं शायद अपनी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूं। ये जो फॉरेन रेमिटेंस में ग्रोथ नज़र आई है, अपवर्ड ट्रेंड नज़र आया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता 1 से 1.5 साल में
आमला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो अवेयरनेस पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी लोगों को दी गई है, वो इससे पहले कभी नहीं थी। लास्ट 1.5 ईयर में तकरीबन मैं एक आथर हूँ एक किताब का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पे मैंने लिखी विद कंप्लीट कमेंट्री, तो जिसमें मैंने पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट टैक्स बार्स में जाके इस पे लेक्चर्स दिए। और हम लोग जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, ख्वा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या एडवोकेट्स हैं, हम एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन स्टेट एंड टैक्स पेयर, जिनको आप पब्लिक कहते हैं। तो वहाँ से जब अवेयरनेस चली और लोगों को बताया गया कि अब हुंडी, अब हवाला और अब ये चीज़ों को का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप इस पे काम करें और थ्रू प्रॉपर चैनल जो बैंकिंग लॉज कहते हैं उसके तरीके से आप रेमिटेंस भेजें और उसी तरीके से अगर आपने बिजनेस कर रहे हैं तो उसी तरीके को सामने रखते हुए करें। और जो ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान में जा रहा है फैटफ, और इंशाल्लाह ताला हम जल्द उस लिस्ट से निकल जाएंगे और अच्छी नवीद सुनने को मिलेगी। आज वज़ीर ख़जाना साहब ने भी इस पे बात की और इस पे काफ़ी काम हो रहा है। मैं इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जिसमें अमेरिकन जो उनकी बार एसोसिएशन का फैटफ के हवाले से ग्रुप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, उसका भी मेंबर हूँ और मुख्तलिफ हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पे बड़ी जल्द एक अच्छी नवीद मिलेगी। और जिस ट्रेंड पे गवर्नमेंट काम कर रही है और वो ठीक जा रहा है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, आप ज़ाहिर विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से आप जो एक बात कर रहे थे उस पे भी आप अगर मजीद अगर जैसा कि आज वज़ीर ख़जाना साहब ने विद होल्डिंग टैक्सेस को ख़त्म करने की बात की, तो जो हमारे सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स है, अगर आप इनकम टैक्स को लें तो बेसिकली इनकम टैक्स जैसा कि नाम से है वो इनकम पे है। लेकिन गुज़श्ता अगर आप 2001 के ऑर्डिनेंस और उससे पहले 1979 के ऑर्डिनेंस को देखें तो हर साल विद होल्डिंग की प्रोविजन इसमें डालते चले गए। जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स विद होल्ड कर लें, ABC का विद होल्ड कर लें, और एक वक्त जो लास्ट 2-3 साल पीछे अगर आप जाएं तो अब इस वक्त ये पोजीशन है कि तकरीबन 70% हम 80% विद होल्डिंग पे इंसार करते हैं। और जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दोनों के मुतसादम चीज़ है। अब ये इनकम टैक्स है, आपने इसको इनकम पे लेना है। विद होल्डिंग टैक्स से ये होता है कि एक तरह के जो बिजनेस है, मेरा अगर 4.5% विद होल्ड हो रहा है टैक्स, तो मेरा मार्जिन डिफरेंट है। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका मार्जिन ही 3% है, तो उसका अगर इनकम टैक्स आप 2% या रिड्यूस रेट पे भी विद होल्ड कर रहे हैं तो इससे इकानमी आपकी कभी भी बूस्ट नहीं करती। आप अगर फेयर प्ले करें, फेयर तरीके से टैक्स ले, और विद होल्डिंग को हम कहते हैं जबरन टैक्स लेना, तो अगर आप जबरन टैक्स लेना बंद कर दें, जिसको आप भत्ता भी कह लें, जो भी कह लें, और प्रॉपर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का तरीकाकार है उसके तरीके से टैक्स लें, तो ये एक बहुत बड़ी नवीद है। अगर हम विद होल्डिंग रिजीम से, मुझे पता है कि 100% हम नहीं निकल सकेंगे, लेकिन अगर आज से हम इसको शुरू भी कर ले तो ये एक अच्छा पेश ये कितनी इंक्लिनेशन है आपको लगता है हुकूमत में इस जानिब जाने की? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जितनी विद होल्डिंग्स है मैक्सिमम 10 to 15% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी आपको लगता है कि एटलीस्ट इस तरफ रुझान है? एक रुझान है और एक पॉजिटिव साइन है। हसान साहब, ये तो बात जाहिर है टैक्सेशन और FBR के बारे में भी अगर हम बात ना करें तो वो भी इनकम्प्लीट रहेगा ये मौजू, लेकिन पावर सेक्टर के हवाले से ख़ास तौर पर ये कहा गया कि ये इसको आप एक ब्लैक होल की तरह तस्वुर किया जाए। सर्कुलर डेट की, गर्दिशी कर्जों की आपने खुद बात की, क्योंकि हम पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर इजाफों के बावजूद भी हम अपनी तरफ इजाफा पास ऑन नहीं कर रहे हैं, लेवी काट के और जिस तरह से भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। ये बताइएगा, अब ये जो पावर सेक्टर का एक बहुत पेचीदा मसला है, इसका क्या वे आउट है? देखिए, पावर सेक्टर का मसला तो बहुत ही गंभीर है, और IMF जब इस दफ़ा आया तो उन्होंने भी अपना वन ऑफ देयर मेन कंडीशंस वाज कि आप सर्कुलर डेट का एक प्लान लेके आएंगे और उसको हल करेंगे। शौकत तरीन साहब के आने से पहले ताबिश साहब जो हैं SAPM इस सेक्टर पे, उन्होंने एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बनाया और कैबिनेट को प्रेजेंट किया। अच्छा, अब उसमें उन्होंने टारगेट ये रखा कि 2 चीज़ें हैं सर्कुलर डेट की। एक वो है जो हर साल इजाफा होता है जिसको ये फ्लो कहते हैं, और एक वो है गर्दिशी कर्जा जो ऑलरेडी आप अक्रू कर चुके हैं जिसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को तो जो भी करना है वो करना है। सबसे पहले मसला ये है कि आपने फ़्लो को रोकना है। फ़्लो आपका इस वक्त ये है तकरीबन हिस्टोरिकली को 400, 450, 500 और हर साल इजाफा हो रहा है, और जैसे जैसे नए प्लांट ऑनलाइन आएंगे ये बढ़ते बढ़ते कोई 1.25 खरब के करीब साल में चला जाएगा। आज वज़ीर ख़जाना ने ये बात भी की। तो पहला टारगेट था कि इसको आप 0 पे लाएंगे। जो प्लान ताबिश साहब लेके आए उसके अंदर तकरीबन आधा प्लान का इन्हिसार था कीमतें बढ़ाने पे, और बाकी आधे प्लान का इन्हिसार बाकी चीज़ों पे था, जिसमें यह था कि आपके वो पावर प्लांट जो प्राइवेट सेक्टर ने या चाइनीज़ ने लगाए हैं
उनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए, वो जो कर्जे हैं उनका दौरानिया बढ़ा के लंबा कर दिया जाए कि हमारी पेमेंट कम हो जाए, पुराने पावर प्लांट बंद कर दिए जाएँ, जो आपके लाइन लॉसेस हैं उनको बेहतर किया जाए, जो आपकी डिस्कोज हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके कोई परफॉर्मेंस टारगेट्स गोया दिए कि ये जाएँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। लेकिन वो मसले का आधा हल था। अब अगर हम ये कहते हैं कि हम बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि बात तो ये आवाम के लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, दुरुस्त, यस। लेकिन बाकी जो आधे मेजर्स हैं, क्या आप उससे सर्कुलर डेट को पूरे पे काबू पा सकेंगे? इस पे हम तब बात कर सकते हैं जब कोई नया प्लान मंजर आम पे आएगा और उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल काम है, और अभी हुकूमत चाहे रोक ले कुछ माह, इवेंचुअली फिर इनको नर्ख आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाने पड़ेंगे, उसके बगैर शायद गुजारा हो पाएगा नहीं। अच्छा, ये आपने काफ़ी ज़ाहिर है एक रियलिस्टिक पूरी बात आपने की है कि शायद इसके बगैर गुजारा नहीं। तो तौकीर साहब, ये एफबीआर का मामला और इसके बारे में बताएं। आज ये भी कहा गया है कि जो हरासमेंट है जेन्युइन टैक्स पेयर्स की वो रोकी जाएगी, और तमाम मराद के बाद भी अगर कोई टैक्स फिर ना दे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। वो जो कैरेट एंड स्टिक आर्ग्यूमेंट है वो आज तक चला आ रहा है। लेकिन बताइएगा, अभी भी ये जो रफली हम पहले भी कहते आए हैं कि जी जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उतनी ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जो बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफबीआर में हरासमेंट आज भी मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं और उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन हरासमेंट ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ख़त्म नहीं हो सकती कि जब आप अपने किसी इदारे को, किसी अपने एम्प्लॉई को एक टारगेट देंगे और वो टारगेट वज़ीर ख़जाना साहब से स्टेट से चलते चलते एक इंस्पेक्टर तक पहुंचेगा कि हर चीफ़ कमिश्नर का एक टारगेट है, फिर चीफ़ कमिश्नर ने कमिश्नर को टारगेट दिया, कमिश्नर ने एडिशन। तो जब वो टारगेट बेस आप बैठेंगे और टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हरासमेंट ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनको अपनी इज़्ज़त भी और अपनी नौकरी भी अजीज़ है, तो हरासमेंट उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन हम हरासमेंट के पहले दिन से ख़िलाफ़ हैं और हम लोग एज ए टैक्स बार हरासमेंट के सामने खड़े हैं। मैं इस वक्त जो कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद है और रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद, उसकी इंटेग्रिटी कमेटी का मेंबर्स हूँ, और हमारे पास हरासमेंट की बेशुमार, ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ इंटेग्रिटी कमेटीज़ बनाई थी जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस का मैं मेंबर हूँ और रीजनल टैक्स ऑफिस का। बेशुमार हमारे पास शिकायत आती हैं हरासमेंट के हवाले से और उस पर काम भी होता है। अब हरासमेंट है क्या? हरासमेंट दो तरह से है। एक हरासमेंट ये है कि एक टैक्स पेयर का टैक्स बनता है 100 रुपीज़, उसका ऑर्डर 1000 रुपीज़ का हो जाता है। 1 लाख की बजाय 10 लाख का, 50 लाख का उसका ऑर्डर कर दिया जाता है। टैक्स ऑफिसर्स को भी शाबाश मिल जाती है और वो थ्रू कोर्सिव मेयर्स बैंक अटैच करके डिफरेंट तरीक़ों से वो उसकी रिकवरी भी कर लेता है, और वो बेचारा फिर सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाता है, क्योंकि टैक्स ऑफिसर ने फर्स्ट स्टेज पे उसकी रिकवरी कर ली होती है थ्रू कोर्सिव मेयर। तो अब वो पैसे वापस मिलना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। तो हरासमेंट तो अपनी जगह पे है और उसकी वजह मैं टारगेट को कहूँगा। दूसरी इसमें जो मेरी इसमें राय है कि हरासमेंट कैसे ख़त्म की जा सकती है, उसमें अगर स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक चीज़ को देखें कि जैसा कि उन्होंने 2 दिन पहले किसी एक जगह पे बैठ के ये बात की थी कि 1 जुलाई के बाद एफपीआर नोटिस देना, यानी टैक्स पेयर को नोटिस देना बंद कर देगा, और इस सारी बात को हमने बड़ा पॉजिटिव किया। बेशक हम लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन अगर ये टैक्स नोटिस बंद हो जाते हैं तो इसके साथ एक काम ज़रूर करें। वो काम ये है कि जो आज भी बात की वज़ीर ख़जाना साहब ने, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के हवाले से, बेस बढ़ाने के हवाले से, इसमें मेरी तजवीज़ आपके प्रोग्राम के हवाले से ये होगी कि आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए टैक्स ऑडिट्स बंद कर दें। जो इस वक्त आपके पास एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको ब्रीथिंग टाइम दें। वो लोग कोविड और मुख्तलिफ मुश्किलात में हैं, उनको ब्रीथिंग टाइम दें, उनको काम करने दें और उनके ऑडिट्स बंद कर दें। और करें क्या, ये जितनी वर्क फोर्स है आपके पास, ये सारी की सारी टैक्स बेस को बढ़ाए। इस वक्त अगर आपके पास 24-25 लाख या 28 लाख रुपए 28 लाख के टैक्स फाइलर्स हैं, तो अगर आप इनकी काउंटिंग करने बैठेंगे तो 6 से 8-10 लाख तो आप सैलरीड इंडिविजुअल निकाल देंगे, बाकी 8 से 10 लाख आप निकाल देंगे जो नल रिटर्न या नील रिटर्न फाइल करते हैं, तो पीछे 8-10 लाख ही रिटर्न फाइलर्स रह जाएंगे। इसी तरह अगर आप सेल्स टैक्स की बात करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा आपके पास सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो इस बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। डाटा एफबीआर के पास मौजूद है, लेकिन चूँकि वो दूसरी तरफ जो टैक्स पेयर है, क्योंकि वहाँ से पैसे आसानी से निकल सकते हैं थ्रू हरासमेंट या जैसे भी आप कह लें,
तो उनकी सारी तवज्जो सारी उसी तरफ है। ये अच्छी ज़ाहिर प्रपोजिशन है, लेकिन एफबीआर कोई रिफॉर्म हुआ है? अगर इस पे मुख्तसरन आप मुझे बता पाएं एक जुमले में कि ये इसको रिफॉर्म करने का भी एक बड़ा रिगरस प्लान था, एजेंडा था। लेकिन टारगेट के साथ जब तक आप पॉलिसीज नहीं देंगे ना, तो रिफॉर्म्स, अभी रिफॉर्म्स की बात हुई है, कोई रिफॉर्म्स की ऐसी पॉलिसी दी नहीं गई। रिफॉर्म्स अगर हम ये कहें कि हमने कमिश्नर अपील की, अपील को ऑनलाइन कर दिया। तौकीर साहब, अलाउ मी, आरिफ जीवा साहब हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ज़ाहिर है आप एक बड़ा नाम है। आरिफ साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, एक तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ये सेक्टर बावजूद कोविड के खुला रखा गया, ये बताइएगा अब आने वाला जो बजट ज़ाहिर है आपके हिसाब से जितनी आपने प्रपोजिशंस रखी थी वफाकी हुकूमत के लिए, क्या आपकी उम्मीद है इससे और कितनी उनमें से आप समझते हैं कि मीट हो पाएंगी? जी थैंक यू वेरी मच मुन्ना। देखिए, पिछले 2 बजट्स जो हैं और जो इंसेंटिव दिया है गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, उसका तसलसल हम देख रहे हैं। और हमें जो है वो जहाँ तक हमें मालूमात आ रही है हमारे पास कि गवर्नमेंट जो है वो जो इंसेंटिव दिया उसमें एक्सटेंशन भी देने जा रही, तो उसकी एक्सटेंशन भी देने जा रही। तो ये बहुत खुशाइंद है। और अचीवमेंट की जहाँ आप बात करेंगे, अचीवमेंट तो देखें पूरे पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो उसके फिगर्स भी दे रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के। और आपको पता है कि सीमेंट सेक्टर और आपका स्टील सेक्टर, जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जो रिलेटेड है, जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। और इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि इसका जो फिगर्स आने चाहिए थे, जो ग्रो होनी चाहिए थी, और जो प्राइम मिनिस्टर का टारगेट था इस 2 सालों के अंदर इसको जो इतना ग्रो करना है, तो कुछ महंगाई की वजह से, कुछ जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह से कुछ इसकी ग्रोथ में फर्क पड़ा है। तो वो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट से हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोबारा कोई पिछले कई दिनों से कि कम से कम प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। क्योंकि सीमेंट में आप देखें, सीमेंट का जो है इस वक्त टैक्स 170 रुपए है टोटल, जिसमें एफईडी शामिल है और उसमें जो है वो 2 टैक्सेस है, एक एफईडी है और एक जो है वो सेल्स टैक्स है 17%। वो जो 170 रुपए या 175 रुपए टैक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाता है प्रॉफिट पर, मल्टीप्लाई भी उसका जो है वो ज़ाहिर है सीमेंट सेक्टर उस हिसाब से अपना प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। तो ये बहुत अशद जरूरत है कि गवर्नमेंट को जो ट्रैक पे डाला है गवर्नमेंट ने, हम ट्रैक पे आ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपने ट्रैक पे आ चुका है और कोई इसको रोक नहीं सकता। अगली गवर्नमेंट भी जो है वो ये 5 साल ये गवर्नमेंट पूरे करेगी, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसकी मजबूरी होगी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आज तमाम जो है एफबीआर को या जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है उनको समझ आ गई कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो तमाम दूसरे सेक्टर्स जो है उससे रिलेटेड सेक्टर्स चलेंगे। सही। आरिफ साहब, ये इसी कंटिन्यूटी में ये भी बता दें कि ये जो सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी जाहिर है आपको अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क एक वफाक से मिला है तो उसकी कंटिन्यूटी आपको सूबाई हुकूमतों से भी चाहिए और इसी वजह से ये जो तमाम पैकेज है उस हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड रखा गया है फ्रॉम सिंस डे 1। तो आपको कितनी उनकी तरफ से मुआवनत मिली है और आप कितना इनमें कोऑर्डिनेशन कैसी देखते हैं? 0%। अच्छा, 0%। देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना गवर्नमेंट और हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर एक पेज पे है कि अभी ग्रो जो हुआ है वो 20 to 25% ग्रोथ हुई है इसमें सेक्टर में, जो 6 माह पहले इसको 70 to 80% पे आना चाहिए था। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो देखें, पंजाब जो है वो बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहा है, जिसमें जो है वो पूरा सीएम पंजाब जो है इसमें हमें बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हमें जो है जो चीजें चाहिए या जो चीज हम डिमांड करते हैं और जो जायज चीजें होती हैं वो इमीडिएट उस पर जो है वो एक्शन लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कैपिटल सीडीए के अंदर कैपिटल जो है वो आपका कैपिटल फेडरल एरिया, यहाँ पे हमें कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन जो है ज़ाहिर है कुछ चीजें जो है अब सिस्टम में आ रही हैं, डिजिटलाइज होने जा रहा है, कुछ चीजें किसी सेक्टर में हो चुकी हैं, किसी एरियाज में होना बाकी है। लेकिन उससे हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा से कि सिंध गवर्नमेंट से भी, इवन फेडरल गवर्नमेंट से भी, कि जी आप जो है बिजनेस कम्युनिटी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें। आप पॉलिटिक्स करें लेकिन बिजनेस चलेगा तो मुल्क चलेगा। तो यानी आरिफ साहब, ये जो आपने 0 नंबर दिए हैं ये आपने इसलिए दिए, आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से आपको उस तरह से इस पूरे पैकेज या फ्रेमवर्क पे आपके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये बिल्कुल नहीं होती। देखें, ये तो तारीख भी गवाह है कि पाकिस्तान की तारीख में फेडरल में जो गवर्नमेंट
अगर पीपल्स पार्टी की रही है और अगर पंजाब में किसी और कोई और गवर्नमेंट रही है पार्टी की, तो ये इश्यूज आते रहते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी या कोई कमेटी जिसमें अपोजिशन के लोग भी हों, जिसमें हुकूमत के लोग भी हों, प्राइवेट सेक्टर्स के भी लोग हों, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और उसमें एक चीज जो है वो एक दिन बैठ के डिसाइड हो जाए कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो पॉलिसी हम बनाएंगे, अगली गवर्नमेंट भी जो उसको फॉलो करेगी और अगली गवर्नमेंट जो किसी भी पार्टी की हो वो सही, बिल्कुल तसलसल हो तमाम चीजों में। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हसन खाबर साहब, आपने सुना एक तो ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो एक बात है, सूबाई हुकूमतों का ऑन बोर्ड होना वगैरह वगैरह, और जाहिर एक नेचुरल राइवलरी तो है, सिंध में पीपल्स पार्टी है और पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब हम अगर एक तो इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा इस पहलू पर, और दूसरा ये भी साथ साथ बताएं, पिछला बजट था कोविड बजट, ये बजट है पोस्ट कोविड बजट, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कल खास तौर पर जैसे एनसीओसी ने मजीद रिलैक्सेशंस दी हैं, तो ये एविडेंट है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि हम और बेहतर तरह से इस थर्ड वेव से भी हम निमट पाए हैं। तो अब पोस्ट कोविड बजट पेंडेमिक रिलेटेड आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी देखिए, जो पहली बात है उसका तो जवाब आपने खुद दे दिया कि वो एक पॉलिटिकल इशू है और ये हमेशा से होता है, क्योंकि जाहिर है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक पैकेज है और उससे लोगों को जब फ़ायदा होगा तो जाहिर है कि क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म साहब को दिया जाएगा। तो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहीं सूबे में है तो जाहिर है ये एक समझ में आने वाली बात है कि शायद उस तरह से वो ओनरशिप उसकी वहाँ ना हो जैसा कि पंजाब या केपी में हो जहाँ पीटीआई की हुकूमत है। जो आपने बात की ना कोविड और पोस्ट कोविड की, देखिए बिल्कुल ये वो कोविड बजट था और ये है ग्रोथ बजट, क्योंकि अब हमारे ख्याल में हम कोविड से बाहर आ चुके हैं अल्लाह के फजल से। थर्ड वेव भी काफ़ी नंबर्स नीचे जा रहे हैं, हमारी वैक्सीनेशन भी कैंपेन बहुत तेज़ी से जा रही है। आपने देखा है कि जो यंग लोग हैं 18 साल से ऊपर, उनके लिए भी वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। और मैं मोना उन लोगों में से हूँ, जब ये शुरू हुई वैक्सीनेशन तो मेरे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को सप्लाई और तमाम डेवलपिंग मुल्कों को बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन हमने ये देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी सप्लाई सिक्योर की, बल्कि जितनी भी डिमांड है, हमारा डिमांड साइड पे इशू है, सप्लाई हमारी ज़्यादा है और हम धड़ लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो अब बेसिकली सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि ये अमल रुकने ना पाए। हमारे जो इमरजेंसी फ़ंड्स हैं, जो हमने वैक्सीनेशन के लिए फ़ंड्स रखने हैं, पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि वो हमारे पास रहें और इस अमल को हम स्लो डाउन ना होने दें।